बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक फ़ॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान यानी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बारे में है। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चन आपको आ सकता है या आता होता है, दो किस्म के आते हैं। पहला तो ये कि पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी के बुनियादी असूल क्या हैं, यानी कि मेन डिटर्मिनेंट्स क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आ सकता है कि पाकिस्तान की जो ख़ारजा पॉलिसी है उसमें पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ ममालिक के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है, वो किस किस्म के हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इन टच रहना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैप अगर आपके पास है तो मैप निकाल के देखिएगा कि पाकिस्तान के एडजेसेंट कंट्रीज़ कौन कौन से हैं और उनके साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है। कुछ मैं आपको ब्रीफ कर दूंगी, कुछ आप खुद इसको निकाल के चेक कीजिएगा। इवन इफ़ यू हैव इंटरनेट यू कैन वॉच द मैप ऑन गूगल मैप, यू कैन यूज़ इट, और देयर आर मैनी अदर साइट्स यू कैन यूज़। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है व्हाट इज़ फॉरेन पॉलिसी, कि ख़ारजा पॉलिसी है क्या। क्वेश्चन कोई भी आए, किसी भी तरीके से आए, आपने इसकी डेफिनेशन पहले ज़रूर लिखनी है कि ख़ारजा पॉलिसी का मतलब दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करने, उन्हें फ़रोग़ देने और कौमी मफादात के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाने का नाम है। 3 चीज़ें मैंने आपको बताई कि इसमें दूसरे ममालिक से ताल्लुकात कायम करना, फिर उन्हें फ़रोग़ भी देना, यानी कि ताल्लुकात कायम कर तो लिए हैं तो उन्हें फ़रोग़ देना भी ज़रूरी है इसमें, और कौमी मफादात के हसूल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनासिब इक़दामात उठाना। इसमें 3 चीज़ें हैं। ज़ाहिर है दुनिया का कोई भी मुल्क अकेला नहीं रह सकता और उसे अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए दूसरे मुल्कों पर इन्हिसार करना पड़ता है। तो ख़ारजा पॉलिसी इज़ नॉट अ स्टैटिक थिंग, इट कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द इंटरनेशनल मलायो। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं। जो पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी है उसके कुछ बुनियादी असूल हैं जिन पर वो कायम है। वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला पुरअमन बक़ाए बाहिमी के जियो और जीने दो। पाकिस्तान दूसरे मुल्कों की आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी का एहतराम करता है और दूसरों के मामलात में अदम मदाखलत के असूल पर कारबंद है, और वो एक्सपेक्ट करता है कि दूसरे ममालिक भी उससे उसके मामलात में मदाखलत ना करें। वो हर किस्म की जहरियत का मुखालिफ है और पुरअमन बक़ाए बाहिमी पर यकीन रखता है। उसके बाद नेक्स्ट गैर जानिबदारियत की पॉलिसी इख्तियार करता है। गैर जानिबदारियत का मतलब क्या है कि किसी भी तरफ ना होना, किसी भी तरफ टिल्ट ना करना, बिल्कुल गैर जानिबदार रहना। तो इसका मतलब यह है कि किसी भी ब्लॉक के साथ ख़ुद को वाबस्ता ना किया जाए। जैसे पहले जब कोल्ड वॉर थी, देयर वाज 2 मेन ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक एंड सोशलिस्ट ब्लॉक्स, कैपिटलिस्ट ब्लॉक सॉरी। तो अभी भी वो चाहता है कि उसको किसी भी मुल्क के साथ नती ना किया जाए, बल्कि वो गैर जानिबदार रहे, और वो जो नैम है गैर मुबस्ता ममालिक की तंजीम है उसका बाकायदा रुकन है। उसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल करता है और इत्तेहाद आलम इस्लाम के लिए कोशिश करता है। जैसे बहुत सारे मसाइल हैं जो मुस्लिम उम्मा को दरपेश हैं। मसला फ़लस्तीन है। उसके अलावा पहले अगर आप इन द पास्ट देखें तो अफ़गानिस्तान और रूस का तनाज़ा था, अरब इसराइल जंगें थी, उसके बाद ईरान और इराक़ की जो आपस की वॉर थी, इराक़ और कुवैत का जो तनाज़ा था। तो इस सब को हल करवाने में पाकिस्तान ने इस्लामी दुनिया का साथ दिया है। इसी तरह पाकिस्तान में इस्लामी ममालिक की जो तंजीम OIC है उसका भी बड़ा सरगर्म रुकन है। D8 का बड़ा अहम रुकन है। नेक्स्ट है कि खुद इरादियत की हमायत, के आज़ादी हर आदमी का पैदाइशी हक़ है और पाकिस्तान इस चीज़ की भरपूर हमायत करता है कि दुनिया की हर कौम को अपने सियासी मुस्तक़बिल के फ़ैसले का हक़ हासिल है। इसी तरह से इंडोनेशिया, कब्रस, बोस्निया
और वियतनाम के जहाँ जो भी मसाइल थे उनके वहाँ पे उनकी हक़ खुद इरादियत की खुलकर हमायत की। इसी तरह से वो कश्मीर के सिलसिले में भी यही समझता है कि कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत यानी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन का हक़ हासिल है, और ये जो हक़ है इसलिए वो दहशतगर्दी और जद्दोजहद आज़ादी को अलग अलग करता है, और हर फोरम पर पाकिस्तान इसके लिए आवाज़ उठाई है। उसके बाद नेक्स्ट है तख़फ़ीफ़ असलहा की हमायत। तख़फ़ीफ़ असलहा का मतलब होता है असलहा को कम करना। बेसिकली दुनिया में जो जंगें हुई हैं इसके पीछे एक ये भी मेन रीज़न है कि असलहा जो है वो बहुत ज़्यादा था मुल्कों के पास, तो इसकी वजह से फिर मुख्तलिफ़ ट्रीटीज़ साइन हुए हैं जिनका मतलब ये है और जिनका मकसद ये है कि दुनिया में जितने भी ममालिक हैं वहाँ से बतदरीज असलहा की दौड़ को कम किया जाए, और वो पुरअमन एटमी तवानाई के इस्तेमाल का हामी है। इसी तरह से वो उसने एक MOU भी साइन किया है कि पाकिस्तान भारत को जनूबी एशिया दोनों मिलकर जो हैं वो हथियारों से पाक करें। उसके बाद है नस्ली इम्तियाज़ात की मुखालफत, कि पाकिस्तान ने हमेशा नस्ली इम्तियाज़ात के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है। जनूबी अफ्रीका में और रोडेशिया में जो भी सियाफ़ाम लोगों के साथ सलूक किया जाता था पाकिस्तान ने हमेशा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है, और उसकी पॉलिसी भी यही है कि जो रेसिज़म है उसकी मुखालफत की जाए। और उसने उस वक्त जनूबी अफ्रीका से अपने जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़त्म कर लिए थे, और पाकिस्तान में भी दे आर ट्राइंग टू कर्ब दिस रेसिज़म एंड दिस एक्सट्रीमिज़म। नेक्स्ट इज़ जहरियत की मुखालफत। जहरियत क्या होता है? एक कौम का दूसरी कौम को अपनी हदूद से तजावज़ करके उसको नुकसान पहुंचाना, और उसकी सेल्फ़ डिटर्मिनेशन है उसमें आना। तो पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, तो उसने हमेशा ताकतों के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की है जो कि जहरियत कर रही हैं। हमेशा इसने मज़लूम और महकूम का साथ दिया है, चाहे जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया हो, या रूस ने अफ़गानिस्तान पर जहरियत की हो, या इराक़ ने कुवैत पर जहरियत की हो, तो पाकिस्तान हमेशा मज़लूम के साथ खड़ा रहा है। उसने हमेशा मज़लूम की हमायत की है, और वो चूँकि ये एक अमन पसंद मुल्क है और ये अमन और आतिशियत को फ़रोग़ देना चाहता है। नेक्स्ट हमसाया ममालिक से ताल्लुकात हैं, कि ये एक बहुत मेन असूल है पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसी का कि हमसाया ममालिक के साथ अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात कायम करें। चाइना, ईरान, अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, और कश्मीर का मसला भी वो भारत के साथ हल करने के लिए कोशिशें कर रहा है। और अगर हम बिल्कुल अभी की प्रोग्रेस देखें, लेटेस्ट प्रोग्रेस देखें, तो पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ अभी एक मुआहदा कर रहा था कि इंडिया से चाय, चीनी और आटा, गंदम वगैरह मंगवाई जाए। उसके बाद बैनुल-अक़वामी और इलाकाई ताउन है कि पाकिस्तान जो है बहुत से बैनुल-अक़वामी तंजीमों का मेंबर है, जिनमें UNO है, OIC है, ECO है, D8 हैं, सार्क है, आसियान है, और इन सब में पाकिस्तान ने अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा किया है। और लास्ट वन है तीसरी दुनिया से ताल्लुकात, कि तीसरी दुनिया के हकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पाकिस्तान ने सरगर्म किरदार अदा किया है। तीसरी दुनिया के ममालिक से मुराद वो ममालिक जो अंडर डेवलप्ड हैं, जो कि डेवलपिंग स्टेट में भी नहीं आते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान और आलमी बरादरी। एक क्वेश्चन तो वो आ गया था कि बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे पूछ सकते हैं, जितने आपको याद रहें आप पेपर में लिख सकते हैं। सेकंड आपको इस तरह से भी आ सकता है कि किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात आ सकते हैं, लेकिन ये फिर नोट आएगा। नोट का मतलब ये है कि 10 मार्क्स का नोट, तो इसलिए आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। बेसिक चीज़ों से मुराद ये है कि किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात की नौइयत क्या है। अगर आपको मेन बातें पता है तो यू कैन अटेम्प्ट इट वेरी वेल। सबसे पहले चाइना की अगर हम बात करें, तो चूँकि ये हम उन मुल्कों की बात करें जिनके साथ पाकिस्तान की सरहदें मिलती हैं, तो चाइना के साथ मुश्तरका सरहद 600 किलोमीटर है। और चाइना नाम एज़ यू नो कि 1949 में जब ये आज़ाद हुआ, तो पाकिस्तान वाज द फर्स्ट इस्लामिक कंट्री हु एडमिटेड चाइना। उसके बाद इनके करीबी ताल्लुकात का आगाज़ हुआ 1955 से। दोनों ने जो इंडोनेशिया के शहर बनूनिंग में दोनों के दरमियान मुलाकात हुई वज़राए आज़म के दरमियान, और 1963 में इनके माबैन एक मुआहदा हुआ था, और इसमें पाकिस्तान को तकरीबन 750 किलोमीटर का इलाका मिला। उसके बाद जब जंगें हुई हैं, 65 की वॉर हुई है, 71 की वॉर हुई है, तो उसमें भी चाइना ने पाकिस्तान की भरपूर हमायत की है। और अक़वाम मुत्तहिदा में जो चीन की रुकनीत है वो भी पाकिस्तान की भरपूर कोशिशों की वजह से मिली है।
और चाइना चूँकि सलामती कौंसिल का मुस्तकिल मेंबर है, तो जो भी इंडिया के हक़ में करारदादें मंजूर हुई हैं तो चाइना उसको मुसलसल वीटो करता रहा है मसला कश्मीर के मुतल्लक। और उसके बाद सनती और दिफाई ताउन तो आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा है। मशीन टूल फैक्ट्री है, इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है, कामरा कम्प्लेक्स है, अलखालिद टैंक हैं, जीएफ थंडर हैं। ये सब जो है ये मुश्तरका कोलैबोरेशन का नतीजा है। उसके अलावा आपको पता है गवादर पोर्ट है, कोस्टल हाईवे है, कराक्रम चौराहा कराक्रम है, इसके बारे में तो आप सब सुना ही होगा आपने। नंदीपुर प्रोजेक्ट है। ये सब चाइना और पाकिस्तान की लाजवाल दोस्ती की मिसालें हैं। और सबसे जो मेन चीज़ है वो चौराहा कराक्रम है कि जो बराह रास्त सड़क है, जो ज़मीनी रास्ता है पाकिस्तान और चाइना का, और इसको मज़ीद तवील किया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें वो इंडिया है। इंडिया के साथ हमारी सरहद 2200 किलोमीटर है। और आपको पता है कि वी वर टुगेदर, और उसके बाद हमने आज़ादी हासिल की दोनों मुल्कों ने, तो तब से ही हमारे ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। कुछ शुरू में ही मसाइल थे, आपने वो पढ़ा था पहले दूसरे चैप्टर में शायद, फिर सेकेंड ईयर में, कि दोनों मुल्कों के दरमियान इब्तदा से ही मसाइल हैं। असासों की तकसीम के मसले थे, रियासतों पर कब्ज़ा कर लिया था, और एक जो मेन मसला है वो मसला कश्मीर है, जिसकी वजह से इनकी 3 जंगें भी हो चुकी हैं, 1948, 65 और 71। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेंशन मैं करूँगी वो है इंडस बेसिन ट्रीटी, यानी सिंध तास मुआहदा। ये 1960 में हुआ था, जिसके तहत 3 दरिया जो हैं वो इंडिया के सपुर्द कर दिए गए और 3 पाकिस्तान के सपुर्द कर दिए गए। 3 इसमें आप वॉर्स लिख सकते हैं जो हुई हैं कि 65 में हुई थी, फिर ताशकंद एग्रीमेंट हुआ था 66 में, उसके बाद फिर 71 की वॉर हुई, फिर शिमला एग्रीमेंट हुआ 1972 में। सार की तंजीम है जिसमें ये दोनों शामिल हैं। साउथ उसके बाद इसमें पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, भूटान वगैरह शामिल हैं। सियाचिन पर जो लड़ाई हुई थी वो भी आप लिख सकते हैं। एटमी प्रोग्राम इंडिया ने 1974 में किए, तो उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अपने एटमी धमाके किए हैं। ऐलान लाहौर 1998 में हुआ था। फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने 2001 में भारत का दौरा किया, और लेकिन ये मामला भी नाकाम हो गए। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी अक्सर होती है। कश्मीर की अभी खसूसी हैसियत का ख़ात्मा किया गया है, जिस पे बहुत ज़्यादा ले दे हुई है। आइन की दफ़ा 370 ख़त्म कर दी गई है, जिसके तहत मकबूजा कश्मीर में रियासती असम्बली की इजाज़त के बगैर कोई कानून नाफिज नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा दफ़ा 35A भी ख़त्म कर दी गई है, जिसके तहत कोई गैर कश्मीरी जो है वो मकबूजा कश्मीर में जायदाद ख़रीद सकता है और ना ही मुलाजमत कर सकता है। तो इस तरह से इनके दरमियान क्लैशेज़ जो हैं वो अभी भी हैं। उसके बाद मैं ईरान की बात करूँगी, तो ईरान के साथ हमारी सरहद जो है वो 830 किलोमीटर है। और ईरान ज़ाहिर है हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, तो उसके साथ हमारे जो हैं तिजारती, मजहबी, सकाफ़ती, लिसानी ताल्लुकात हैं। ईरान पहला मुल्क है जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया था, और पाक भारत जंगों में भी ईरान ने भरपूर ताउन किया है। मसला कश्मीर पर भी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया है। 1964 में RCD इलाकाई ताउन बरए तरक्की रीजनल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट जो है फॉर इकनॉमिक डेवलपमेंट ये बनाई गई थी, जिसमें पाकिस्तान, ईरान और तुर्की शामिल हैं। और अब इसमें अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई रियासतें भी शामिल हो चुकी हैं। फिर ईरान में इस्लामी इनकलाब 79 में आया था, तो पाकिस्तान इसको तस्लीम करने वाला पहला इस्लामी मुल्क था। नेक्स्ट अगर कोई चीज़, वो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान की सबसे काफ़ी लंबी सरहद है, जो कि 2252 किलोमीटर है, और जिसे ड्यूरन लाइन कहते हैं। और दोनों मुल्क के दरमियान जो आमदोरफ्त है वो पहाड़ी दर्रों के ज़रिए होती है। इसमें दर्रा खैबर, आपने शायद नाम सुना होगा, बड़ा मशहूर दर्रा है, और उसकी लंबाई 56 किलोमीटर है। पाकिस्तान जब UNO में शामिल होने लगा तो अफ़गानिस्तान ने उसकी मुखालफत की थी। बेसिकली अगरचे अफ़गानिस्तान मुस्लिम हमसाया मुल्क है, बहुत से अफ़गानी हमारे यहाँ आते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है अफ़गानिस्तान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात इंडिया के साथ हैं, तो इसकी वजह से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान थोड़े से क्लैशेस पाए जाते हैं। लेकिन रूस ने जब फ़ौजी मुदाखलत की थी 79 में, तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान का साथ दिया था। जिनेवा मुआहदा अप्रैल 88 का हुआ था, जो रूस, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हुआ था, और रूस ने अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से वापस बुला ली थी। फिर 1992 में यहाँ पे मुजाहिदीन की हुकूमत कायम हो गई थी, और उसके बाद मुश्तरका कमीशन मई 2000 में बना। अब जो है सूरत हाल ये है, आपको पता है कि 2019 में अफ़गानिस्तान में होने वाले इंतखाबात में अशरफ गनी के सदर और अब्दुल्ला वज़ीर आज़म बने हैं,
और नई क़यादत भी वादों के बावजूद अपनी सरज़मीन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करवा रही है और उसे रोकने में नाकाम है। तो ये कुछ आपके हैं। इसके अलावा अगर आप सऊदी अरब को देखें तो उसके साथ भी यही हालात हैं। ये आप इसको पढ़ें और प्लीज़ अपना फ़ीडबैक दें। थैंक यू सो मच।